ये देखिए ये AB एंड दिस इज CD। तो तुम्हें रेशियो चाहिए AB by CD का। चलो मैं हिंट दे चुका हूँ, तुम अभी ढूंढ के दो। कभी भी मिस हो रहा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछ लिया। सो तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है AB by CD का रेशियो। चलो अभी AB by CD का रेशियो कैसे निकालोगे? यू कैन इजीली थिंक, ट्रायंगल्स वगैरह हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो इजीली इसका आंसर ला सकते हो। फिर मेरे पास आंसर जल्दी से AB by CD कैसे निकालोगे? डायग्राम देखो, उधर मैंने ऑलरेडी ट्रायंगल्स किए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड AB by CD। करो, क्या डायग्राम सबके पास? तेरे पास डायग्राम है? तेरे पास डायग्राम है? Very good question. AB by CD ढूंढ ले बेटा। बनता है? तो एरर किया। हाँ वेरी गुड, राइट है। चलो 1.1 दिया। राइट है बेटा। चलो 1.1 दिया आंसर। रुक तो अपॉन क्या है, कुछ वही कुछ कर देते हैं। ये नहीं है, जिहाद नहीं है आज। किधर हो? क्यों? इसका दोस्त नहीं होगा, बोर हो रहा है। चलो रूट ऑफ 2/3 जैसे फाइनल आंसर। स्विच है 0। बोले दर्श, बोलो भाई लोग, आंसर है बेटा? नया कुछ नहीं करना है, डायग्राम देखो। AB by CD कैसे निकाल सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, और आंसर आएगा। चलो अरे स्टार्ट किया सेकेंड पीछे दो ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है क्या? इतना सोच रहे हो? फिजिक्स तो मैंने बता दिया, तो मैथ करना है सर। फिजिक्स तो करना है नहीं, मैं पहले ही बोलूँ बहुत करना होता है। तो ये भी करेंगे तो शुरू लगेगा। नहीं
फिजिक्स का पता नहीं है क्या करना है, मैथ करने में तुझे उतना तो सर बेसिक कैलकुलेशन ये भाई करने दी जो चाहिए था वो परफेक्ट तो नहीं किया, कैसे किया? तुमसे साइड आर मिला होगा ना, तो वापस कैसे मिला तुझे? वेरी स्ट्राइट, सही है वेरी गुड। कैसे किया? वेरी गुड। चलो लॉजिक आपको पता चला कितने लोग को आया? 1 2 3 को आया। बच्चे अब उसका दिमाग क्यों नहीं आएगा? इधर करना शुरू जाते हैं। कौन है इसका? और जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तुझे 8वीं में अच्छा है क्या बोल रहा है? अब तक तो इधर उधर मारने की जगह अच्छा कर रहे हैं बेटा। फिजिक्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैं बता चुका हूँ, जैसे डायग्राम बनेंगे, मैथ्स लगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा, मैं बात चला रहा है। क्या कर रहे हो? तो आया मुझे एक स्टेप में आंसर रहता है, बताओ कैसे? ये देखो गाइस, देखो बच्चों एकदम सिंपल है। पहले ABC एक ट्रायंगल ले लो, दिस इज I, 90 90 90 माइनस I, दिस इज I, बराबर ये AB है, राइट? और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया था हमने? ये 90 है, R 90 माइनस R 90 R C। सो यहाँ पे केस कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पे कर सकता हूँ मैं cos I लिख दूं AB by AC, यहाँ पे cos R लिख देता हूँ A B which is AD by AC, अरे CD by AC। देखो बच्चों adjacent upon hypotenuse, काफी टाइप में काम adjacent upon hypotenuse। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं cos I upon क्या मिल जाएगा? AB by CD hence रो। देख इतना ही सोच रहा था, एक स्टेप भी सोच रहा था ना टेक्निकली। अच्छा अभी I है R नहीं है, लेकिन तुम्हें कंडीशन डिफरेक्टिव इंडेक्स का दिया हुआ है, तो क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला म्यू इज sin I by sin R। तो sin R विल बी sin कितना है 45 राइट, और म्यू कितना है तो 1/2 हो जाएगा, तो R कितना आ गया 30 डिग्री। तो डाल दो cos 45 upon cos 30 which is AB by CD। तो AB by CD is 1/√2 और cos 30 is √3/2, √2 cut which is root of easy। कितना चाहिए था? मजा आया? टेक्निकली कुछ है नहीं, तुम sin I by sin R तो सबने ढूंढ लिया, 30 डिग्री सोचना है जैसे ट्रिग्नोमेट्री राइट। इधर तो मैंने ही बता दिया था AB by CD ढूंढना है, सिर्फ एक ही स्टेप सोचना था cos I by cos R। कभी भी विथ आया तुम्हें इंटेंसिटी कुछ बोला नहीं है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, रहेगा याद करने के बाद। यस सर, एकदम इजी लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ो। चलो इधर एक सही दोनों क्यों, ये क्वेश्चन
इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड हेडिंग इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड दिया हेडिंग सबने। चलो बोर्ड पे देखो, ये रेलिंग ने हमें इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप हमें दिया था। तो रेलिंग के हिसाब से हमें सिर्फ इसमें रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स आते, नया कुछ नहीं आता। सी अभी तक का लेक्चर एकदम चिल्ड आउट है, जितनी भी सारी चीजें की हमने या तो देखी हुई थी या तो एकदम इजी वाली थी। आज का लेक्चर वैसा ही है, बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं है। आज हम इंटेंसिटी करते हैं, एम्पलीट्यूड करते हैं, बेसिक्स ऑफ वेव्स करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे, वहां से फिर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो 2-3-4 लेक्चर थोड़े मेहनत वाले हैं, फिर वापस एकदम टाइम पास है, मतलब एकदम इजी कॉन्सेप्ट्स है। सो ये जो मेन हार्ट है, जो मेन में आता है, वो तुम्हारा YDSC वाला सेक्शन तुम्हारा आता है, उसके पहले यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। तो फर्स्ट इज इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड तुम्हें करना है। चलो अभी इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। चलो ये रेलिंग ने दिया था मैंने, अच्छा अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें रे ऑप्टिक्स में दिया था, कटिंग ऑफ लेंस के टाइम पे, पता है लेंस को सीधा काटा था, आड़ा काटा था। तो जब आड़ा काटा था तभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, मैंने बोला था I is proportional to aperture का स्क्वायर, याद है तुम्हें? I is proportional to aperture का स्क्वायर। तभी मैंने जो बोला था कि हम वेव ऑप्टिक्स में वापस इसको करेंगे। तो एपर्चर के बदले यहाँ पे हम बात करेंगे वेव है ना, तो एपर्चर के बदले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसका? वेव का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे फॉर्मूला है I is proportional to amplitude का स्क्वायर एंड I is proportional to width of light। क्या है? कितना ज्यादा लाइट आ रहा है, अगर जब ज्यादा लाइट आ रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम लाइट आ रहा है तो इंटेंसिटी कम होगी। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ। इतना सबको क्लैरिटी मिला? चलो अभी इसके बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 upon I2 equals to A1 upon A2 का स्क्वायर equals to W1 upon W2। ये ऐसे रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स, एकदम चिंती प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं। सुना, ये रेशियो बेस्ड एकदम इजी वाले प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं, अच्छा एकदम सिंपल। चलो मैं इसमें कभी तुम्हें पूछते हैं व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, जब दो वेव्स आती है इंटरफेयर करती है, वो तुम्हें और बेटर तरीके से इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल गेट इट मोर। सो तभी मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। तो उसका फॉर्मूला कैसे वो देख लो, उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल, मैक्सिमम बोला ना तो A1 + A2 हो जाएगा, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। इंटेंसिटी का कंडीशन प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और मिनिमम में दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A1 - A2 का स्क्वायर। सो I max upon I minimum will be A1 + A2 upon A1 - A2 का स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, A1 की जगह पे √I1 भी लिख सकता हूँ, √I1 + √I2 upon √I1 - √I2 का स्क्वायर। I can write it like this as well। समझ में आया? एकदम इजी। सो ऐसे रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स इसमें भी आते हैं। Did you get it? हमने रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालते थे, कैसे करते थे? पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करते थे। तो क्या था वो लॉ? A स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा cos फाइ। तो सेम ये पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ I लिख सकता हूँ। तो A स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ I, A1 स्क्वायर की जगह पे I1 I2 2 रूट I1 I2 cos थीटा फाइ कुछ भी सकते हैं। समझ रहा है सबको? सो ये फॉर्मूला हमारे काम का है। और कभी कभार अगर ऐसा कुछ वर्ड आ गया तो मैं फ्रिंज विजिबिलिटी, कुछ किताबों में दिया है कुछ किताबों में नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम्हें इस केस कभी ऐसा वर्ड आ गया फ्रिंज विजिबिलिटी, तो इसका मतलब होता है I max - I min upon I max + I min, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूला है। I1 upon I2 is A1 upon A2 का स्क्वायर एंड W1 upon W2। मैक्सिमम मिनिमम बोला तो ये दो में से कोई भी एक फॉर्मूला बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन। तीसरा ये एकदम इजी प्रॉब्लम्स है, तुम करके ऐसे ओरली सारे प्रॉब्लम्स करोगे, अभी अपन करेंगे।
इजी है आज का लेक्चर पूरा क्लियर ही है। चलो ये लिख दो कि रेंज ऑफ लाइट है कि वो रेंज ऑफ लाइट वो हमें मुझे कितना दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब होता है फ्रिंज विजिबिलिटी। इतना फ्रिंज मुझे दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम के बीच तो रेंज का और एक रेशियो है ये अपन कुछ नहीं कर सकते इसका बेसिस नाम इंट्रोड्यूस कर दिया आ गया तो इसमें मैंने बता दिया बोलो यस width of light क्वेश्चन लिखो
intensity in ratio 16:9. Two waves have intensity in ratio 16:9. Find the ratio of Imax to Imin. Imax upon Imin. क्या आंसर है? 49. सिर्फ 49. 49. हाँ, right. चलो next question दो. ऐसे क्वेश्चन है सारे इसके. Two various intensity ratio 16:9 produce interference. Find ratio of maximum to minimum intensity. So you have I1 upon I2 which is 16:9. तो क्या रूल है? तो क्या रूल है? नहीं सीधा ये फॉर्मूला है Imax upon Imin. हाँ A1 by A2 से नहीं होगा. एक ही आंसर रहेगा. लेकिन तुमने A1 by A2 से किया तो मैं इससे कर दो. Root I1 root 16 root 9 root 16 minus root 9 का square which is 4 plus 3 4 minus 3 का square 7 by 1 का square 49:1. मजा आया? तो ये तो सबको याद आना चाहिए. ये सारे क्वेश्चन आज के हैं एकदम सीधी सीधी है. चल डाउट है. चलो the ratio of Imax to Imin, the ratio of maximum to minimum intensity when two waves interfere, the ratio of maximum to minimum intensity when two waves interfere is equal to 16:9. Is equal to 16:9. Find ratio of amplitude. 4:3. नहीं. 7:1 आएगा. पढ़ाइए कैसे क्या बोर्ड पे कौन सा लिखना है, कोट करना है और क्या आगे अंदर. वेरी गुड. क्या दिया है तुझे? और क्या ढूंढना है? कौन सा मोबाइल यूज करेंगे? हाँ क्या ऑप्शन है? वो तो क्या है? ये वाला पढ़ेगा. चलो हो गया. क्या आंसर आया? Imax upon Imin. चलो इधर सिंपल है. कितना है Imax upon Imin? 16:9. A1 plus A2 upon A1 minus A2 का square root ले लो 4/3. चलो 4A1 minus 4A2 3A1 plus 3A2. चलो सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 minus 3 कितना होता है? 1A1 और ये 7A2. So A1 upon A2 is 7:1. Easy? Yes, sir. If ratio of amplitude of two sources are 2:1, if ratio of amplitude of two sources
are 2:1. Find I1 upon I2 and Imax upon Imin. 4:2. And Imax नहीं given वो किधर फाइनल आंसर बोला वो given 2:1 है. Find I1 upon I2 and Imax upon Imin. 9 by 1. 3 by 1. Imax upon 9 by 1. हाँ. 4 by 1 और 9 by 1 ना. इतना easy से questions है. हार्डली कभी कुछ आ गए तो मजे नहीं बने. Imax upon Imin 9 by 1. A1 upon A2 4 by 1. Imax upon Imin 9 by 1. And Amax upon Amin नहीं और क्या चाहिए बस वही चीज. मतलब A1 plus A2 और A1 minus A2 तो 3 by 1. ये मैं सब नहीं करूँ पूछा तो Imax upon Amin 9 by 1. The ratio of magnitude of two sources. Sorry, 2:1 है. So I1 upon I2 will be 4:1 हो गया. और क्या ढूंढना है? Imax upon Imin. So Imax will be root I1 root अच्छा A1 A2 कर दो. 2 plus 1 2 minus 1 3 चलो 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 आगे लिखो. Find resultant of two superimposing waves. Find resultant of two superimposing waves of same intensity IO and phase difference 5 symbol 5 5 नंबर नहीं PHI 5 phase difference 5 ये वाला 5. चलो कैसे करोगे? वेरी गुड कर दो. गुड. ये मेरे पहला आंसर. Same direction. मतलब PHAC phase cycle 2 हाँ 1 plus 5 4 IO cos square. राइट कुछ सिंपलीफाई कर रहा है. 4 I0 आया आंसर. एक के ऊपर साथ में ऐड हो गए तो પછી એમાં 5 के रेशो में चलेगा. नहीं अच्छा आज सिखाऊं वो आज वो अभी इसी बात पे सिखा रहा हूँ. मैं बोला बेसिक्स ऑफ बेसिक्स सिखाऊंगा तुम्हारा हुआ नहीं है जब इसका जो सिखा देता हूँ. कितना बजे? हाँ 40 आधे घंटे हो जाएगा. 15-20 मिनट में और 5-10 मिनट लिखोगे तुम.
नहीं अभी तो फिलहाल कुछ भी उसमें है सुपर इम्पोज होता है तो एंगल कुछ रहता है लीप में ब्रेक कर सकते हैं स्टार्ट दे सकते तुमने बताओ उसके अंदर रहता है फिलहाल फाइलिंग के छोड़ दे 4 आयो cos square 5/2 आलो 2 आयो चुंगम तो 4 आयो cos square 5/2 और 1 plus cos phi आएगा 1 plus cos phi 2 आयो plus आयो 2 आयो आया क्या है cos square 5/2 1 plus cos phi का मतलब 2 cos square 5/2 ये तो बस है इधर भाई लोग जाओ क्लास में रुचिर ग्रुप मजा है जिंदगी में केवी क्या कर रहे हैं आंसर नहीं आ रहा यहाँ पे क्लास है तो 1 plus cos phi का फॉर्मूला है नहीं बता ट्रिग्नोमेट्री 1 plus cos phi अरे हाँ बराबर वो 1 plus ये क्या कर रही है वो एंगल के लिए लग रही है शुरू किया क्वेश्चन लिख दिया वेरी गुड कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने ये वाला लगा मुझे फाइनल आंसर दे ये यहाँ पे भाई लोग सॉल्विंग हुआ ये लोग आंसर है ओ भाई क्या है बताओ मुझे आंसर जल्दी से I equals to I का वैल्यू क्या लिखा है IO plus 2 root IO square 2 IO plus 2 IO cos phi 2 IO 1 plus cos phi 1 plus cos phi को क्या लिख सकता हूँ 2 cos square 5/2 so 4 IO cos square 5/2 चलो आया बेटा इजी वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में चलो ये नेक्स्ट तरीका होती हूँ बेसिक्स ऑफ वेव्स चलो ये
सुनो guys, और ये with me, ये बेसिक्स ऑफ वेव्स में इस तरह दिखा रहा हूँ। देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ वेव्स में इस तरह दिखा रहा हूँ बिकॉज हमारे चैप्टर नहीं हुआ। सुनो बच्चों, ये चैप्टर तुम्हारा हुआ नहीं है, अगर उसके बिना हम आगे जाएंगे सो देयर आर चांसेस कि विल बी स्टक। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अपना थोड़ा सा टाइम है आज, सो व्हाट विल डू इज बेसिक्स ऑफ वेव्स आज खत्म कर देते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट विद इंटरफेरेंस। कूल? बस सुनो तो बोलना चला रहे हो सब मिलके। चलो ध्यान देना तो चलो कोई भी वेव हो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी ऐसे करो सुनो दिस इज ऑफ टॉपिक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तुम्हारा वेव सर्कल चालू नहीं होता तब तक जितना भी बेसिक से करो उतना तो ध्यान में रखो जितना मुझे जरूरत है वेव्स का वो मैं जरूर बता देता हूँ ठीक है चलो जल्दी से अगर ये एक वेव है तो एक वेव का इक्वेशन होता है वेव का इक्वेशन होता है y equals to a sin kx minus omega क्या होता है वेव इक्वेशन
y equals to a sin kx minus omega t, where a is amplitude, sin is your trigonometry or sine wave, k is known as force constant. k का मतलब क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट. उसका मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा. x is your displacement, omega is your 2 pi by capital T और 2 pi n your angular velocity. ठीक है. और t का मतलब होता है instantaneous time. small t का मतलब क्या होता है? और capital T का मतलब क्या होता है? time period और small t का मतलब instantaneous time. ये वेव इक्वेशन का काम इधर बैठ जाओ, धीरे धीरे वालों को उधर से उड़ोगे. तो ये जो वेव इक्वेशन है, अंदर 10 मिनट अभी शांति से सुनो. ये जो वेव इक्वेशन है, इसका मोलेक्स और पर्पस यू लर्न है इन वेव्स. यहाँ पे मुझे काम है, कोई भी एक वेव होता है ना, तो उसमें दो चीजें होती है. एक होता है वो वेव का पाथ. क्या होता है वेव का? और दूसरा वेव का फेज. वेव का पाथ और वेव का फेज. पाथ का मतलब होता है इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा. किसके रिस्पेक्ट से डिफाइन होता है वो? लैम्बडा मतलब क्या होता है? सो पाथ का मतलब होता है इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा. तो अगर मैं एक पर्टिकुलर वेव बोलूं, दैट इज योर वन वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर वेव बोलूं तो उसका मतलब क्या होगा? एक वेवलेंथ, वन क्रेस्ट और वन ट्रफ. चलो लैम्बडा का आधा बोल, लैम्बडा का आधा, लैम्बडा बाय 2 का आधा, तो इतना कितना हो जाएगा? 1 लैम्बडा बाय 4. फिर नेक्स्ट इतना पूरा 2 लैम्बडा बाय 4 बोल सकता हूँ, और लैम्बडा बाय 2 इतना बोल सकता हूँ 3 लैम्बडा बाय 4. इसको बोल सकता हूँ 4 लैम्बडा बाय 6 और 1 लैम्बडा. विजुअलाइज हुआ? इसको हम बोलते हैं पाथ. कैसे डिफाइन करते हैं? पाथ. दूसरा होता है वो होता है तुम्हारा फेज. क्या होता है वो तुम्हारा? फेज का मतलब एंगल. वन कंप्लीट वेव बिहेव्स लाइक वन कंप्लीट सर्कल. कैसे बिहेव करते हैं वो? देखो नोटिस करो, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, मिलजुल के पूरा सर्कल. विजुअलाइज हुआ? सो वन कंप्लीट वेव बिहेव्स लाइक वन कंप्लीट सर्कल. So one crest plus one trough will form one wave. It will form one wave. ध्यान है राजवंश, राइट? तो चलो अगर मैं एंगल के टर्म से बात करूं तो वन कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री. तो मैं 360 डिग्री बोलूं तो ये 0 से शुरू हुआ और एंड हुआ 2 पाई पे. चलो 2 पाई का आधा, पाई का आधा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2. This is 3 pi by 2 and this is 1 pi by 2. बता रहे easy और 2 pi. This is nothing but your phase. Did you get it? Yes sir. Path and phase. Path and phase का जो पर्पस होता है वो अब तो चलो हमें वेवलेंथ के टर्म्स में मिलता है तो वेवलेंथ में डिफाइन करते हैं. इन फेज का होल एक्चुअल लॉजिक यही है. तो और एक बार डिस्टर्ब किया था तो कान में जो बजाऊंगा तो मजा नहीं कर लूंगा. तेरा आवाज इधर तो क्यों आ रहा है? पूरे बैच को डिस्टर्ब हो गया. ध्यान देना भाई. ठीक है ना, बाद में बोलते हैं सॉरी. अभी क्या है सुनो यार. सी केस 2, ये जो फेज है, फेज का होल एक्चुअल पर्पस क्या है वो जो बता दो. उसका पर्पस ये है दैट यहाँ पे वो डिफाइन करेगा कि फिलहाल वेव किधर है. सुनो चलो, सुनो किधर है वेव का पोजीशनिंग क्या है इन शॉर्ट. तो चलो अगर मैं बोल दूं दैट वेव इज राइट नाउ एट पाई बाय 2 रेडियन. क्या बोला मैंने? तो पाई बाय 2 रेडियन मतलब किधर है वेव? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी और लैम्बडा बाय 4. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेव फिलहाल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फर्स्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पे. तो ये फेज डिफाइन करता है. चलो अगर मैं बोल दूं कि वेव अभी पहुंचा है पाई रेडियन पर, तो किधर जा रहा है वो? इट इज एट मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीमिटी. तो पाई रेडियन का मतलब ये हुआ. डिड यू गेट इट? अगर मैं बोल दूं वेव इज एट 3 पाई बाय 2 रेडियन, तो
तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो वेव का पोजीशनिंग बताने का काम वो करता है तुम्हारा फेज, ठीक है। अभी कोई भी दो वेव्स को अगर मैं सुपर इम्पोज करूं तो वो सुपर इम्पोज करने के बाद उसका पाथ एंड फेज का डिफरेंसेस हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? पाथ एंड फेज का डिफरेंसेस निकालना पड़ता है। तो वो वहां पे पाथ एंड फेज का सुपरपोजिशन का बात होता है। तो चलो अब ये सुपरपोजिशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सी अंडरस्टैंड, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कभी भी एक वेव ऐसा है, दूसरा वेव भी सेम वैसा ही है। एक का क्रैश चालू तो दूसरे का हमें वही ट्राई करने की, दूसरे का भी क्रैश ही शुरू हुआ है, बराबर ऐसा हो रहा है। तो इसका पाथ भी 0 से शुरू हो रहा है और फेज भी 0 से ही शुरू हो रहा है। तो इन दोनों के बीच पाथ एंड फेज डिफरेंस कितना होगा पता है? 0 - 0 PD, पाथ डिफरेंस 0 - 0 is 0 and PhD, फेज डिफरेंस 0 - 0 is again 0। सुना? सो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस दोनों क्या है तुम्हारे? 0 - 0। डिड यू गेट इट? इजी, सिंपल, वेरी सिंपल, लॉजिक समझा? चलो अगर मैं तुम्हें ऐसा कंडीशन दूं, कि एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव, भाई ये सीखो, लोग इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, ये पाथ फेज डिफरेंस ढूंढने नहीं आता हूं मैं। ये देखो दूसरा वेव ऐसा मैंने सुपर इम्पोज किया, अब इसका पाथ एंड फेज डिफरेंस कैसे निकालूं? हाँ तो चलो, तो यहाँ पे कंडीशन कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सी हमेशा ना एक टेक्निक याद रखो जो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक वेव यूजुअली तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता होगा, दैट्स फॉर श्योर। ये एक वेव तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता होगा। तुम्हारा जो सेकेंड वेव है, तुम्हें ऐसा कोशिश करना है कि तुम्हारा सेकेंड वेव फर्स्ट वेव जैसा दिखना शुरू हो जाए। क्या ट्राई करना है? सेकेंड वेव तुम्हारा फर्स्ट वेव जैसा दिखना शुरू हो जाए, दिस यू हैव टू ट्राई। तो मैं कैसे ट्राई कर सकते हो? चलो तो हम क्या करेंगे पता है? इसको पीछे से एक्सटेंड, क्या करेंगे? इसको एक्सटेंशन करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो अगर मैं इतना एक्सटेंड कर दूं तो चलेगा? देखो दिखने लगा क्रैश ट्रफ मैच हो गया। चलो टेक्निकली इसका 0 यहाँ पे, तो चलो वेव की तरह 0 लैम्बडा by 2 λ/4 0 2 पाई by 2। तो चलो PD कितना आ गया? PD आ गया λ/4 - 0 which is λ/4, और PhD कितना आ गया? π/2 - 0 which is π/2। पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। विजुअलाइज हुआ? ये किधर से शुरू हुआ? λ/4 से। ये किधर से शुरू हुआ? λ/4 - 0। समझा? चलो फिर से तुम मुझे भी करके दो, ठीक है। अगर मैं वेव, देखो फर्स्ट वेव तो कॉमन ही रहेगी, सेकेंड वेव इसके अंदर मैं अगर ऐसी ऐड करता हूं, उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड एक ही रखो, पीछे से खींच लो, योर विश। आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। ये पीछे से क्यों पता है? तुम्हें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि भाई मुझे ऐसा बनाना है। चलो इतना एक्सटेंड करोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं दिख रहा है। और एक्सटेंड करोगे तो दिखेगा क्रैश ट्रफ आ गया, क्रैश ट्रफ 0 λ/2 0 2 पाई। चलो PD कितना आ जाएगा? λ/2 एंड PhD कितना आ जाएगा? 0। समझो तुम्हें पार्ट एंड फेज डिफरेंस कैसे निकालना है? परफेक्टली सेट हुआ? चलो एक लास्ट करके दो, सारे केसेस हो जाएंगे। चलो अगर मैं तुम्हें ऐसा बता दूं, भाई ये सब बेसिक है, एकदम बेसिक है, तुम्हें सब जगह काम में आएगा ये सब। चलो ऐसे मैंने कर दिया, हाँ समझ रहे हैं? चलो पीछे से एक्सटेंड करते हैं, इधर तक पहुंचा तो चलेगा? नहीं चलेगा। चलो और थोड़ा एक्सटेंड, अभी भी नहीं चलेगा। चलो और थोड़ा एक्सटेंड, दिखने लगा सेम, क्रैश ट्रफ दिखने लगा। तो 0 3 λ/4 ना, 0 2 पाई 3 π/2 है ना। तो यहाँ पे PD कितना आ गया?
3 lambda by 4. 3 lambda by 4 minus 0 which is 3 lambda by 4 और PhD कितना आ गया 3 by 3 pi by 2 minus 0 which is 3 pi by 2. Did you get it? Easy. फंडा क्लियर हो रहा है, सेट हुआ दिमाग में. अगर मुझे कोई भी रैंडम जगह पे कोई भी मैंने तुम्हें फेज दे दिया, बोला कि पार्ट ढूंढ के दो, फिर पार्ट दे दिया और बोला कि फेज ढूंढ के दो, समझो कि मैंने बोल दिया कि 9 लैम्डा बाय 4 पे फेज कितना होगा, तो सोचो पड़ गए. तो ऐसे केस में मैं तुम्हें शॉर्टकट दे देता हूँ. शॉर्टकट फॉर्मूला इज PhD इज 2 pi by lambda times of PD. क्या है शॉर्टकट? PhD is 2 pi by lambda times of PD. चलो कोई भी एग्जांपल उठाते हैं रैंडम, बताओ ये बेसिक वाला ही उठाओ, कोई भी पार्ट बता दो, पार्ट डिफरेंस है ना. 3 lambda by 4. चलो इनटू 3 लैम्डा बाय 4 कर लिख देते हैं. लैम्डा लैम्डा कट 2 टू द 4 कितना आ गया 3 pi by 2 है. जबरदस्त है. 3 लैम्डा बाय 4 पे फेज कितना है 3 pi by 2. तो ये तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला. तुम ऐसे भी कर सकते हो. PD is lambda by 2 times of PhD. ये भी तुम कर सकते हो. सो कितना आ जाएगा PD lambda by 2. कोई भी रैंडम की मुझे बताओ. 3 pi वो तो सेम ही आएगा. और कुछ बता. चलो पाई बराबर पाई पाई कट कितना आ गया RL lambda by 2. So either ways out you can work with it. वेव का इक्वेशन, वेव के अंदर पाथ एंड फेज क्या होता है. पाथ एंड फेज अगर दो वेव सुपरइम्पोज हो रही है तो पाथ एंड फेज का फेज डिफरेंस कैसे आता है, पाथ डिफरेंस कैसे आता है, फेज एंड पाथ डिफरेंस का शॉर्टकट फॉर्मूला. लास्ट और एक चीज इक्वेशन में आता है तुम्हारा ए का टर्म. ए का मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड. क्या होता है ए का मतलब एम्पलीट्यूड. चलो फिर से यहाँ पे देखो, अगर एक वेव ऐसी है विद एम्पलीट्यूड A1 और दूसरी वेव ऐसी है विद एम्पलीट्यूड A2, अगर दोनों वेव्स को मैंने सुपरइम्पोज किया तो इसका नेट एम्पलीट्यूड कैसे दिखाई देगा. हाँ वेरी गुड, ऐसा कुछ दिखाई देगा. ये क्या होगा A1 प्लस A2 बराबर बराबर. चलो फिर से अगर मैं ऐसा बोलूं, फर्स्ट वेव वापस ऐसी है A1, सेकेंड वेव ऐसी है. वेरी गुड. If A1 is greater than A2, तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा. This would be A1 minus A2. Did you get it? सिंपल है एकदम. ये समझा. दोनों को ऐड, दोनों को सबट्रैक्ट. तो 2A1 A2 cos थीटा. हाँ परफेक्ट. यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है. हाँ वही. ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता. बस सुना सब लोग ने. ये वेव्स है, वेव्स में तुम्हें कंपल्सरीली करना पड़ता है वेक्टर एडिशन. क्या करना पड़ता है तुम्हें? वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें यहाँ पे उसका पर्पस सॉल्व करना पड़ेगा. तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, तो चलो पुटअप करो. नेट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2. अच्छा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0. केस 1 कितना PhD 0 और 0 का वैल्यू, तो A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया which is A1 plus A2 का स्क्वायर. सो नेट एम्पलीट्यूड इज A1 plus A2. मजा आया. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नेट एम्पलीट्यूड वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos कितना आ जाएगा, cos का केस है ये थर्ड वाला. PhD कितना है पाई, तो यहाँ पे पाई डालना पड़ेगा. समझा. सो A कितना आ गया माइनस A1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो नेट एम्पलीट्यूड इज A1 माइनस A2. ये यहाँ से आता है, डायरेक्टली नहीं आता. वेरी गुड. वेक्टर एडिशन से यही बोल रहा था कि तो और कुछ बोल रहा था, ये बोल रहा था वेक्टर एडिशन से आता है. बताया. बेसिक्स ऑफ वेव्स में क्लियर हुआ, काम कैसे करते हैं वेव्स वो सबको पता चला. इजी लॉजिक. टाइम है फटाक से पूरा लिख दो. तो कॉस ऑर्डर का
तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। पाँच की लगाएगा, पाँच का डिफरेंस लेकर कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 4 माइनस 0 होगा लैम्बडा बाय 4। पाँच का डिफरेंस लेंथ का क्या? लैम्बडा बाय 4 की जान में चल रहा है। किसी देखो वो भाई ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है, ये वेव का पार्ट है। मैंने इसके लिए बताया ताकि मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर दे सकूं, ठीक है? इसके लिए बेसिक है बिकॉज तुम्हारा हुआ नहीं है ये चैप्टर हुआ है तो आज हम सीधा इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं, राइट?
Next time, don't miss any job where interference को basic interference और उसके नेक्स्ट पूरा आइडिया। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में मेजर चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट।